Welcome back everyone. I am Nabeen and today we are going to learn about the acceptability and repeatability criteria in spirometry test. तो इससे पहले हमारे आई थिंक 5 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं जिनमें हमने स्पायरोमेट्री के बारे में सारी जानकारी ले ली है। इसमें हमने स्पायरोमेट्री की डेफिनेशन, इसके अलावा स्पायरोमेट्री में कौन कौन से टेस्ट स्पायरोमेट्री के अंतर्गत हम किस तरह से स्पायरोमेट्री के इंडिकेशंस होते हैं, कौन कौन से स्पायरोमेट्री में कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं, इसके अलावा पेशेंट को किस तरह प्रिपेयर किया जाता है, इक्विपमेंट को किस तरह प्रिपेयर करते हैं, स्पायरोमेट्री को किस तरह परफॉर्म किया जाता है और स्पायरोमेट्री के अंतर्गत हमें कौन कौन सी रीडिंग्स मिलती है, कौन कौन से पैरामीटर्स मिलते हैं जिनसे हम ऑब्स्ट्रक्शन, रिस्ट्रिक्शन और मिक्स डिसऑर्डर्स के बीच में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं और इसके साथ साथ स्पायरोमेट्री में कौन कौन से कॉमन पैटर्न और ग्राफ हमें देखने को मिलते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम एक्सेप्टेबिलिटी एंड रिपीटेबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब देखो, जैसे किसी भी चीज़ के नाम से हम सबसे पहले उसका क्लैरिफिकेशन लेते हैं तो क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्टेबिलिटी। एक्सेप्टेबिलिटी मतलब किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना एंड रिपीटेबिलिटी मतलब बार बार उस चीज़ को दोहराना, रिपीट करना उस चीज़ को। तो अब एक्सेप्टेबिलिटी और रिपीटेबिलिटी क्राइटेरिया क्यों सेट किए गए हैं, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। देखो, जैसे मान लो अब मैंने एक स्पायरोमेट्री टेस्ट परफॉर्म करवाया, अब क्या गारंटी है कि उस स्पायरोमेट्री टेस्ट के बेसिस पर कोई डायग्नोसिस बन जाएगी। ठीक है, कोई भी आजकल स्पायरोमेट्री टेस्ट परफॉर्म करवा सकता है, लेकिन कोई तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो डिसाइड करे कि ये जो टेस्ट हमने परफॉर्म किया है ये एक्यूरेट है या नहीं, या इस टेस्ट के बेसिस पर हम कोई डायग्नोसिस बना सकते हैं कि नहीं, या ये टेस्ट बेसिकली सही है कि नहीं। जैसे देखो, ब्लड टेस्ट होता है तो उसमें तो हम इस तरह के कोई पैरामीटर्स वगैरह सेट नहीं करते हैं, लेकिन ये टेस्ट क्या है, एक तो पेशेंट ने परफॉर्म किया है अपने एफर्ट से, ऊपर से इसमें टेक्निकल नॉलेज भी लगा हुआ है। तो कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो हमें प्रूफ दे कि हमारा जो टेस्ट है वो एक्सेप्टेबल है। इस टेस्ट के बेसिस पर आप डायग्नोसिस कर सकते हो, किसी डिसीज की डायग्नोसिस करके आप रिजल्ट वहाँ पर दे सकते हो। तो इन्हीं जो कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसी कंडीशन जिनके बेसिस पर हम टेस्ट के बारे में पता लगाते हैं कि जो हमारा टेस्ट है ये ठीक है कि नहीं, एक्यूरेट है कि नहीं। इसी चीज़ को बताने के लिए कुछ हमारी गाइडलाइंस सेट की गई हैं। इन्हीं गाइडलाइंस को बोला जाता है एक्सेप्टेबिलिटी एंड रिपीटेबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, समझ आ गया होगा। तो बेसिकली एक्सेप्टेबिलिटी और रिपीटेबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये बेसिकली ऐसे क्राइटेरिया हैं जो हमारा स्पायरोमेट्री टेस्ट है इसे वैलिड बनाते हैं। ठीक है, एक जांच को, हमारी जो स्पायरोमेट्री की जांच है, स्पायरोमेट्री का जो हमने रिपोर्ट जनरेट की है उसकी वैलिडिटी का प्रूफ देते हैं कि अगर हमने एक्सेप्टेबिलिटी और रिपीटेबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो किया है तो हो सकता है जो हमारी डिसीज की डायग्नोसिस होगी वो एक्यूरेट होगी, क्योंकि ये बाद में एक डॉक्टर के नॉलेज पर डिपेंड करेगा कि वो कितनी अच्छी तरीके से उस रिपोर्ट को इंटरप्रेट कर पाया है। ठीक है, तो अब एक्सेप्टेबिलिटी और रिपीटेबिलिटी क्राइटेरिया जो हमारा है बेसिकली वो कुछ गाइडलाइंस होती हैं। एक्सेप्टेबिलिटी मतलब कब एक्सेप्ट करना है, रिपीटेबिलिटी का मतलब क्या होगा कि हमें किस तरीके से जब हम रिपीट करा रहे हैं तो रिपीट करने में हमारी जो गाइडलाइंस है वो फॉलो हो रही हैं या नहीं। तो देखो, सबसे पहले हमारी गाइडलाइंस आती हैं एक्सेप्टेबिलिटी, और ये गाइडलाइंस कौन तैयार करता है, तो अमेरिकन थोरेसिक सोसाइटी या चेस्ट सोसाइटी ये गाइडलाइंस तैयार करती है। इसके अलावा भी गाइडलाइंस में से डिफरेंट होती हैं, लेकिन जो बेसिक गाइडलाइंस है जिनके बेसिस पर हम किसी टेस्ट की एक्सेप्टेबिलिटी और रिपीटेबिलिटी को देखते हैं वो गाइडलाइंस मैंने यहाँ पे नोट डाउन की है। तो पहली चीज़ हमारी आती है एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया हमारे कौन कौन से होंगे, तो देखो, अब कोई भी टेस्ट अगर परफॉर्म किया गया है तो किसी भी टेस्ट में सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि उस टेस्ट में कोई गड़बड़ ना हुई हो। ठीक है, हमारी तरफ से या पेशेंट की तरफ से, दोनों कंडीशन में कोई टेस्ट में क्या हुआ हो, कोई किसी तरीके का कोई इशू ना आया हो। तो इसी को चेक करने के लिए जो पहला हमारे पास पॉइंट रहता है वो क्या रहता है, क्योंकि इसमें पेशेंट एफर्ट लगा रहा है, पेशेंट एफर्ट लगाएगा तो पेशेंट के एफर्ट पर डिपेंड है कि टेस्ट किस तरह परफॉर्म होगा। तो पहला हमारा जो एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया, हम टेस्ट को कब एक्सेप्ट करेंगे, टेस्ट को सही कब मानेंगे, जब वो टेस्ट फ्री हो फ्रॉम आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स मतलब कोई भी वहाँ पे क्या हुआ, जो यहाँ पे कंडीशंस लिखी हुई है, कोई ऐसी कंडीशंस वहाँ पे जनरेट ना हुई हो, मतलब एफर्ट्स में कोई कमी ना आई हो, कोई बाहरी वहाँ पे ऐसी कंडीशंस ना आई हो जिसकी वजह से टेस्ट का रिजल्ट क्या हुआ हो, अल्टर हुआ हो, टेस्ट का जो हमें रिजल्ट मिलना चाहिए था वो हमें डिजायरेबल रिजल्ट नहीं मिला हो। तो पहला हमारा क्या है, फ्री फ्रॉम आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स मतलब कुछ कंडीशंस जिन कंडीशंस के अंतर्गत हमारा टेस्ट फॉल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो फ्री फ्रॉम आर्टिफैक्ट्स, कब आर्टिफैक्ट से हमारा फ्री होना चाहिए टेस्ट, अगर टेस्ट को हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं, टेस्ट को हम एक वैलिड मानना चाहते हैं या टेस्ट को मानना चाहते हैं कि इसके बेसिस पर हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, तो वो क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम आर्टिफैक्ट्स। सभी आर्टिफैक्ट से वो फ्री होना चाहिए। अब कौन कौन से आर्टिफैक्ट्स होने चाहिए, तो सबसे पहली कंडीशन कफ, मतलब पेशेंट को टेस्ट के दौरान पर खांसी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब कफ जो हमारा है, कफ की क्या कंडीशंस हो सकती है। अब जैसे आप बोलोगे कि ऐसा हमारा जो पेशेंट आ रहा है वो तो आपने बताया कि ऑब्स्ट्रक्शन और रिस्ट्रिक्शन के केस में, तो इन कंडीशंस में तो पेशेंट को खांसी रहती है। तो पहली कंडीशन हम क्या करते हैं, पहले उसको क्या करते हैं, कफ सेपरेशन जो मेडिकेशंस होते हैं कफ को जो कम करते हैं या फिर कफ को दूर करने का काम करते हैं, या जो हमारी मेडिकेशंस होती हैं
ठीक है, वो मेडिकेशन हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है उसका कफ दूर हो जाता है, उसकी खांसी दूर हो जाती है। ठीक है, खांसी को खत्म करने वाली या कम करने वाली दवाइयाँ दी जाती है। इसके बाद भी अब हमारा पेशेंट तो भाई खांसी वाला है, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, तो देखो क्या होता है, जब हम स्पायरोमेट्री स्टार्ट करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, जब वो सांस छोड़ना शुरू करता है, सांस छोड़ना जब वो शुरू करता है तो उसके फर्स्ट सेकंड के दौरान, जैसे मान लो उसने 6 सेकंड तक 7 सेकंड तक सांस छोड़ी, तो जो फर्स्ट सेकंड होता है उसको क्या बोलते हैं, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में जो उसने एयर छोड़ी है उस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड। तो इसी दौरान क्या होता है, जब वो पहली बार एकदम झटके से सांस छोड़ता है तो पहले सेकंड के दौरान उसका 70% एयर का वॉल्यूम बाहर हो जाता है। अब 70% एयर का वॉल्यूम बाहर हो रहा है, इसका मतलब क्या, जो हमारा मैक्सिमम टेस्ट है वो यहीं से हमारा कोऑर्डिनेट हो रहा है, यहीं से हमारा जो टेस्ट है बेसिकली यहीं से हमारे रिजल्ट यहाँ से आ रहे हैं। तो अगर फर्स्ट सेकंड के दौरान पे कोई कफ हुआ पेशेंट को, तो उससे क्या होगा, हमारा टेस्ट का रिजल्ट होगा बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड होगा। तो इसीलिए अगर पेशेंट को कफ है और ऐसी कोई कंडीशन है कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, मतलब उसका कफ दूर नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या ध्यान रखेंगे कि जो फर्स्ट सेकंड है, फर्स्ट सेकंड के दौरान पे पेशेंट को किसी तरह का कोई कफिंग ना हो, जैसे उसने सांस छोड़ी झटके से और पहला सेकंड तक 1 सेकंड तक उसको किसी भी तरह की कोई कफिंग ना हो। उसके बाद अगर छोटी मोटी कफिंग होती है लास्ट में 75 to 100% जब कंप्लीट होने को है टेस्ट उस दौरान पर, तो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो हमारा गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग फ्री फ्रॉम आर्टिफैक्ट्स ये गाइडलाइंस होती हैं। लेकिन क्या होता है, देखो हमारे पास पेशेंट बेसिकली ऐसे नहीं आते हैं। अगर आप बेसिक पेशेंट्स को देखोगे, हमारे पास जो एक पेशेंट आता है तो वो कैसा होता है, उसको कफिंग होगी, उसको कभी कभी क्या होता है सीवियर कफिंग होती है, उसको म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है, वो कफ को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि जो फर्स्ट सेकंड है उसके दौरान पर तो किसी तरीके का कोई कफिंग ना हो पेशेंट को। इसके बाद अगर लास्ट में कोई कफिंग हो रही तो फिर भी वो एक कंडीशन में कंसिडरेबल होती। कब होगी, जब हमारे पास कोई और तरीका नहीं है उसकी कफिंग को रोकने का, अगर वो कफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है उस कंडीशंस में बेसिकली। लेकिन अगर देखा जाए, अगर कहीं लिखने के लिए आएगा, अगर जैसे ये परफॉर्म कर रहे हो तब की बातें हैं, लेकिन अगर आप कहीं बायवा में बता रहे हो या फिर कोई ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आप एग्जाम वगैरह दे रहे हो, उस कंडीशंस में आप क्या लिखोगे कि कफ हमारा क्या है, कफ एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया हमारा कफ के अंतर्गत आता है कि अगर कफ होता है पेशेंट को तो वो एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं आएगा, मतलब हम उस टेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे टेस्ट के दौरान। ठीक है, क्योंकि टेस्ट का रिजल्ट क्या हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा। पेशेंट ने बीच में खांस दिया, अब क्या आएगा टेस्ट रिजल्ट में, पूरा गड़बड़ हो जाएगा। सेकंड चीज़ है हमारा ग्लोटिस क्लोजर। ग्लोटिस क्लोजर क्या है कि पेशेंट का सांस छोड़ने के दौरान पर, लेने के दौरान पर क्या नहीं होना चाहिए, ग्लोटिस का क्लोज नहीं होना चाहिए। अब ग्लोटिस क्या होता है ये आप बताना, क्योंकि इससे पहले हम जो लेक्चर्स हुए हैं उनमें हम ग्लोटिस के बारे में पढ़ चुके हैं। वैसे मैं इसकी एक डेफिनेशन नीचे लगा दूंगा। अब ग्लोटिस का क्या होना चाहिए, क्लोजर नहीं होना चाहिए। क्लोजर मतलब क्या, ये बंद नहीं होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, क्योंकि बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो हमारा एयर का फ्लो है वो क्या हो जाएगा, इससे एयर का फ्लो चेंज हो जाएगा। तो इसी वजह से हमारे ग्लोटिस का क्लोजर नहीं होना चाहिए। अर्ली टर्मिनेशन, अर्ली टर्मिनेशन का मतलब, टर्मिनेशन मतलब क्या होता है, खत्म कर देना। अर्ली मतलब जल्दी। जैसे अब ये सब चीज़ें आप कैसे देख पाओगे, क्योंकि आपको पेशेंट को समझना होगा। आपको बेसिकली अगर आप एक अच्छे टेक्नीशियन है तो आप पेशेंट को देखकर समझोगे कि पेशेंट ने क्या गलती करी है वहाँ पे। ठीक है, तो अर्ली टर्मिनेशन का मतलब होता है जल्दी टेस्ट को खत्म कर देना। जैसे मान लीजिए आपने देखा कि पेशेंट की कैपेसिटी है कि वो 6 सेकंड 7 सेकंड तक सांस छोड़ सकता था, लेकिन उसने क्या किया, 2 सेकंड में सांस छोड़ी और टेस्ट को खत्म कर दिया। बोलने लगा कि इसके बाद मैं सांस नहीं छोड़ सकता हूँ, लेकिन उसकी कैपेसिटी है, वो 6 सेकंड 7 सेकंड तक परफॉर्म कर सकता था। या वो उसने क्या किया, उसने जो टेस्ट स्टार्ट किया था वो क्या कर दिया, उसने जल्दी खत्म कर दिया। हमें 6 सेकंड के बाद रिजल्ट मिलने वाले थे, लेकिन उसने 3 सेकंड में, 2 सेकंड में, 1 सेकंड में, 4 सेकंड में टेस्ट को खत्म कर दिया। तो इसी को बोला जाता है अर्ली टर्मिनेशन। अगर वो अर्ली टर्मिनेट कर देगा तो क्या होगा, रेसिडुअल वॉल्यूम तक नहीं पहुंचेगा। जितना वॉल्यूम हमें चाहिए वो वॉल्यूम हमें गेन नहीं होगा, वहां पे हमारा रिजल्ट जो है हमें डिजायरेबल रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अर्ली टर्मिनेशन से भी हमारा टेस्ट अर्ली टर्मिनेट नहीं होना चाहिए। हेजिटेशन, हेजिटेशन का मतलब क्या है कि पेशेंट कंप्लीट एफर्ट नहीं लगा रहा है, अपने हेजिटेट कर रहा है। हेजिटेट कर रहा है मतलब पेशेंट झिझक रहा है। ठीक है, जैसे हम उसको कुछ परफॉर्म करने के लिए बोल रहे हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे फीमेल पेशेंट आते हैं, अब वो क्या होते हैं, फीमेल पेशेंट बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं। उनको हम परफॉर्म करने के लिए बोलते हैं, फोर्स लगाने के लिए, तो वो हेजिटेट करते हैं, फोर्स नहीं लगा पाते। ठीक है, उनमें एक झिझक होती है। तो हमें पेशेंट का हेजिटेशन भी पहले दूर करना है। ठीक है, पेशेंट को बताना है कि अगर आप कंप्लीट एफर्ट नहीं लगाओगे, अच्छे से टेस्ट परफॉर्म नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, जिससे आपको दवाइयाँ भी अच्छी नहीं मिलेगी और आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। तो पेशेंट हेजिटेट नहीं करना चाहिए। हेजिटेट करेगा तो क्या होगा, प्रॉपर फोर्स नहीं लगा पाएगा, प्रॉपर टेक्निक को फॉलो नहीं कर पाएगा। लीक्स, ठीक है, हो सकता है हमारी मशीन में कोई इश्यू हो रहा हो जिसकी वजह से क्या हो रहा हो, हवा आसपास से बाहर निकल रही हो, क्योंकि सारी हमारी जो एयर है जो हम एक्सहेल कर रहे हैं वो कहाँ जानी चाहिए, हमारे मशीन के अंदर, माउथ पीस के थ्रू मशीन के सेंसर पर जानी चाहिए। ठीक है, वहाँ पे जो भी सेंसर लगा हुआ है उस पर जानी चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, या तो हो सकता है कि मशीन में कहीं कोई लीक हो रहा है, माउथ पीस में कोई लीक है, या हो सकता है कि वो प्रॉपरली माउथ पीस को प्रेस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, माउथ
पीस को टंग और जो हमारा माउथ पीस है उसे लिप्स की और टीथ की मदद से अच्छे से वो प्रॉपरली क्या सील नहीं कर पाए। इससे क्या हो रहा है, हमारे होंठों से आसपास एयर निकल रही है, आसपास एयर निकलेगी तो प्रॉपर एयर अंदर नहीं जा पाएगी, तो सेंसर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो हमारा रिजल्ट इससे अल्टर हो जाएगा, रिजल्ट हमें प्रॉपर नहीं मिलेगा। ऑब्स्ट्रक्टेड माउथ पीस, अब ऑब्स्ट्रक्टेड माउथ पीस क्या होगा, मान लीजिए पेशेंट ने क्या किया, माउथ पीस लगाया और माउथ पीस का जो मुंह था, उसके जो माउथ पीस का हमारा जो माउथ था उसने क्या करा, उसमें जीभ फंसा ली है या किसी तरीके से उसको बंद कर लिया, या क्या करा, उसको दांतों से बहुत तेजी से दबा दिया। अब दांतों से वो तेज दबाएगा तो क्या होगा, उसका जो माउथ पीस का मुंह है वो बंद हो जाएगा। अब वो सांस उसके अंदर छोड़ेगा तो सांस अंदर नहीं जाएगी, जो एयर है वो एक्जेल एयर है वो अंदर नहीं जाएगी, तो क्या हो जाएगा हमारा, इससे भी रिजल्ट अफेक्टेड होगा। तो माउथ पीस को हमें देखना है कि माउथ पीस किसी वजह से ऑब्स्ट्रक्टेड तो नहीं है, पेशेंट ने किसी तरीके से उसको जीभ से या दांतों से उसको बंद तो नहीं कर दिया है। इसके अलावा अगला आता है हमारे पास सब मैक्सिमल एफर्ट। सब मैक्सिमल एफर्ट मतलब जितना ताकत या जितना एफर्ट उसे लगाना चाहिए था टेस्ट करने में उतना उसने नहीं लगाया है, तो इसे क्या बोलेंगे, सब मैक्सिमल एफर्ट। तो ये तो हमारा सबसे बड़ा देखा जाए तो क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि पेशेंट एफर्ट नहीं लगा रहा है। मैक्सिमम केसेस में यही होता है, क्या तो वो समझ नहीं पाया या फिर वो एफर्ट नहीं लगा पा रहा। सब मैक्सिमल एफर्ट्स अगर आ रहे हैं तब भी हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, डिफरेंट मिलेगा, जो हमें रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, अर्ली टर्मिनेशन के साथ साथ एक पॉइंट और होता है लेट स्टार्ट। जैसे हमने पेशेंट को बोला, हमने बोला कि आप टेस्ट को स्टार्ट कीजिए और उसने 2-3 सेकंड के लिए वेट किया, उसके बाद में टेस्ट को स्टार्ट किया, या हो सकता है उसने थोड़ी सी एयर को पहले छोड़ दिया, उसके बाद में फिर उसने ताकत से एयर छोड़ना स्टार्ट किया। तो इस तरीके से अगर पेशेंट क्या करे, अगर लेट स्टार्ट करता है तो उस केस में भी हमारा जो रिजल्ट मिलता है हमें वो डिफर मिलता है हमारे एक्सेप्टेबल रिजल्ट से। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन हो, अगर हमें टेस्ट को एक्सेप्ट करना है तो वो क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए आर्टिफैक्ट से। कौन से आर्टिफैक्ट, कफ नहीं होना चाहिए पेशेंट को, ग्लोटिस क्लोजर ना हो, अर्ली टर्मिनेशन ना हो, जल्दी टेस्ट खत्म ना हो, कोई पेशेंट को हेजिटेशन ना हो, पेशेंट को कोई झिझक ना हो टेस्ट को लेकर, या क्या हो लेट स्टार्ट ना करे पेशेंट, लीक्स ना हो रहे हो किसी तरह के, कोई ऑब्स्ट्रक्टेड माउथ पीस का केस ना हो, या पेशेंट कम एफर्ट ना लगा रहा हो, जितने एफर्ट हमें चाहिए उससे कम। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। अब सेकंड कंडीशन होती है हमारे पास एक्सपायरेटरी टाइम। अब एक्सपायरेटरी टाइम क्या होता है, एक्सपायरेटरी टाइम मतलब कितनी देर तक वो एक्सपायरेशन कर रहा है, कितनी देर तक वो सांस छोड़ पा रहा है, उसे बोलते हैं हम एक्सपायरेटरी टाइम। तो एक्सपायरेटरी टाइम क्या होता है बेसिकली कि स्पायरोमेट्री परफॉर्म करते दौरान पर जब हम फोर्स के साथ में सांस को बाहर छोड़ते हैं तो कितनी देर तक वो सांस छोड़ पा रहा है, उसे हम बोलेंगे एक्सपायरेटरी टाइम। अब एक्सपायरेटरी टाइम हमारा कितना होता है, तो बेसिकली एक जो यंग एडल्ट है हमारे पास में, उसके लिए एक्सपायरेटरी टाइम होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 6 सेकंड। मतलब उसको 6 सेकंड तक सांस छोड़नी पड़ेगी, उसी के बाद ही उसका जो टेस्ट है वो एक्सेप्टेबल माना जाएगा। अगर वो 3 सेकंड 2 सेकंड या 1 सेकंड में टेस्ट को खत्म कर देता है तो उस दौरान हम उस टेस्ट को एक्सेप्टेबल नहीं मानेंगे। ठीक है, तो 6 सेकंड, तो ये क्या है हमारा ग्रेटर देन, नीचे इसके इक्वल टू लगाओ। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है, इस चिन्ह का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब 6 सेकंड से ज़्यादा या उसके बराबर। तो अगर हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उससे बोलेंगे कि आपको 6 सेकंड या उससे ज़्यादा सांस को छोड़ना है। ये एडल्ट के केस में है, और बच्चों के केस में हम देखते हैं तो 3 सेकंड या उससे ज़्यादा अगर वो परफॉर्म करता है, 3 सेकंड या उससे ज़्यादा तक वो सांस को छोड़ता है तो हम उसे एक्सेप्टेबल टेस्ट मानेंगे। इसके अलावा एक कंडीशन और होती है, और प्लेट्यू इन वॉल्यूम टाइम कर्व। ठीक है, प्लेट्यू इन वॉल्यूम टाइम कर्व, वॉल्यूम टाइम कर्व में अगर प्लेट्यू मिल गया तब भी हम टेस्ट को एक्सेप्टेबल मानेंगे। अभी प्लेट्यू क्या होता है, तो प्लेट्यू बेसिकली ये देखो वॉल्यूम टाइम कर्व है, तो आपको ये देखो यहाँ से उसने सांस छोड़ना स्टार्ट किया, फिर हमें एक फ्लैट लाइन मिल जाती है। ठीक है, फ्लैट लाइन मिल जाती है जो हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन के कैसी होती है, पैरेलल होती है। ये फ्लैट लाइन का मतलब क्या है कि अभी एक इसके बाद में ये लिमिट आ गई है, इसके बाद में और ज़्यादा वॉल्यूम को वो बाहर नहीं निकाल पाया। तो ये जो फ्लैट लाइन है हमारी, ये फ्लैट लाइन ही हमारा प्लेट्यू है। अगर ये वाली फ्लैट लाइन हमें मिलने लगी है तो इसका मतलब क्या है, टेस्ट हमारा क्या है, एक्सेप्टेबल है। इससे पहले जैसे मान लीजिए अगर उसने यहाँ खत्म कर दिया, यहाँ खत्म कर दिया, यहाँ खत्म कर दिया, यहाँ खत्म कर दिया, तो टेस्ट को कैसा मानेंगे हम, अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, टेस्ट को हम यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं मानेंगे। जब तक हमें ये प्लेट्यू ना मिले वॉल्यूम टाइम कर्व में तब तक हम टेस्ट को एक्सेप्टेबल नहीं मानेंगे। या फिर उसने 6 सेकंड से या उससे ज़्यादा तक टेस्ट को परफॉर्म किया हो, और अगर बच्चों का केस है तो 3 सेकंड या उससे ज़्यादा। ये तो समझ में आ गया। कब एक्सेप्ट करेंगे टेस्ट को, पहला उसमें कोई आर्टिफैक्ट्स नहीं आने चाहिए, बाहरी आर्टिफैक्ट्स नहीं मिलने चाहिए। दूसरी कंडीशन एक्सपायरेटरी टाइम 6 सेकंड या उससे ज़्यादा होने चाहिए एडल्ट के केस में, बच्चों के केस में 3 सेकंड या उससे ज़्यादा होने चाहिए। ये हमारा प्लेटियाओ जो भी आप बोलना चाहो इन वॉल्यूम टाइम कर्व। वॉल्यूम टाइम कर्व में हमें ये पैरेलल लाइन या स्ट्रेट लाइन यहाँ पर मिलने लगेगी, उसके बाद में टेस्ट को हम एक्सेप्टेबल मानेंगे। अब नेक्स्ट केस आती है हमारी रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी का मतलब होता है बार बार किसी चीज़ को दोहराना।
ठीक है। अब बार बार हम किसी चीज़ को क्यों दोहरा रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए हमने एक टेस्ट परफॉर्म किया, तब तक पेशेंट उतनी अच्छे तरीके से समझा नहीं था, उसको परफॉर्म किया हमने, उसको सेव कर लिया। अब भाई सेव कर लिया तो ऐसा हो सकता है कि पेशेंट को एक टेस्ट करने के बाद समझ आए कि उसे क्या करना था, तो इसलिए हम दूसरा टेस्ट परफॉर्म करेंगे, फिर हम तीसरा टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अब ये बार बार क्यों परफॉर्म किए जा रहे हैं, ताकि हमें पेशेंट के एक पैटर्न को हम समझ सकें कि पेशेंट जो परफॉर्म कर रहा है वो नॉर्मलाइज वे में परफॉर्म कर रहा है या उसको कोई हेसिटेशन है, कोई अदर इशू आ रहा है, इस वजह से उसका टेस्ट का जो रिजल्ट है वो अल्टर हो रहा है। तो क्या होना चाहिए, तो रिपीटेबिलिटी, बार बार हम टेस्ट को यहाँ पे रिपीट करवाएंगे। रिपीट करवा के हम क्या चेक करेंगे, किस चीज़ के लिए, अब रिपीट करवाने के बाद में हमें कुछ चेक भी करना होगा, इसके भी कोई क्राइटेरिया होते हैं। तो हम क्या करेंगे, मिनिमम 3 एक्सेप्टेबल टेस्ट शुड बी डन, मतलब क्या होना चाहिए, कम से कम उसके 3 एक्सेप्टेबल टेस्ट हमारे पास में अवेलेबल होना चाहिए। 3 एक्सेप्टेबल टेस्ट मतलब ऐसे 3 टेस्ट जो इन सब क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। ये जो हमारे पास में क्राइटेरिया ना एक्सेप्टेबिलिटी की क्राइटेरिया, मतलब हमारे पास ऐसे टेस्ट होने चाहिए, 3 ऐसे टेस्ट हमारे पास में होने चाहिए, कम से कम 3 ऐसे टेस्ट होने चाहिए। मैक्सिमम हम 8 टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं और मिनिमम 3 टेस्ट हमारे पास में होने चाहिए। तो हमारे पास जब हम रिपीटेबिलिटी करवा रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि कम से कम हमारे पास में 3 एक्सेप्टेबल टेस्ट होने चाहिए। 3 टेस्ट हमारे पास ऐसे होने चाहिए जिनको हम एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया में रख सकें। ये सब जो गाइडलाइंस है उनको वो फॉलो कर रहे हो, ठीक है। सेकंड कंडीशन, द 2 लार्जेस्ट एफबीसी शुड बी विथिन 0.15 लीटर ऑफ ईच अदर। ध्यान रखना है, फोर्स वाइटल कैपेसिटी 2 लार्जेस्ट एफबीसी, 2 लार्ज एफबीसी। एफबीसी क्या होती है, फोर्स वाइटल कैपेसिटी। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए पहले कोई टेस्ट परफॉर्म करवाया हमने पेशेंट को, तो पहले केस में जैसे हमने 3 एक्सेप्टेबल टेस्ट परफॉर्म करवाए, ठीक है, 3 एक्सेप्टेबल टेस्ट हमने परफॉर्म करवाए हैं पेशेंट के, ठीक है। पहले टेस्ट में उसका एफबीसी आया था 3.50 लीटर, ठीक है। सेकंड टेस्ट में उसका, जैसे उसने पहली बार टेस्ट परफॉर्म किया तो हमने एफबीसी जो हमारा मशीन ने जो हमारा एफबीसी दिया वो कितना आया 3.50, मशीन ने दिया, बेसिकली ये पेशेंट ने परफॉर्म किया, तो 3.50 लीटर उसका क्या आया हमारे पास में एफबीसी। 50 अच्छा नहीं लग रहा, 3.50 उसका क्या आया एफबीसी आया। सेकंड कंडीशन में जब हमने टेस्ट परफॉर्म किया तो उसका आया कितना 3.01, ठीक है, ये उसका आया एफबीसी, ठीक है। 3.01 लीटर हमारे पास में सेकंड टेस्ट में उसका एफबीसी आया, और थर्ड टेस्ट में उसका एफबीसी आया हमारा कितना 3.60 लीटर, ठीक है, 3.60 लीटर, ठीक है, 3.60 लीटर उसका एफबीसी आया। तो 3 हमने एक्सेप्टेबल टेस्ट परफॉर्म किए, जैसे हमने देखा कि हम क्या करते हैं, 3 हमारे पास मिनिमम एक्सेप्टेबल टेस्ट। अब ये तीनों हमारे एक्सेप्टेबल टेस्ट थे, मतलब ये हमारी सारी गाइडलाइंस को ये फॉलो कर रहे हैं तीनों टेस्ट। तो हमारी जब हमने रिपीटेबिलिटी चेक करी तब हमने क्या देखा कि 2 लार्जेस्ट जो एफबीसी हैं हमारे, लार्जेस्ट एफबीसी मतलब जो हमने टेस्ट परफॉर्म किए हैं उनमें जो बड़े से बड़े एफबीसी मतलब ज़्यादा वैल्यू वाले जो एफबीसी हैं उनके बीच में कितना 0.15 ml, मतलब कितना 150 ml से ज़्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए। उन दोनों एफबीसी की वैल्यू में 150 ml से ज़्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए, 150 ml से ज़्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखो जो हमारे पास जो बड़ी वाली वैल्यूज हैं, अब ऐसा नहीं है कि हम 3 ही टेस्ट परफॉर्म करवाएंगे, हो सकता है किसी पेशेंट में 4, 5, 6 टेस्ट तक हमने परफॉर्म करवा लिए, तो इसलिए उसने लार्जेस्ट लिखा है, ठीक है। लार्जेस्ट क्यों लिखा है, क्योंकि ये तो 3 ही टेस्ट, 3 टेस्ट के अलावा हम 4, 5, 6, 8 तक टेस्ट परफॉर्म करवा सकते हैं। तो जो भी हमारे एक्सेप्टेबल टेस्ट हैं उनमें जो 2 एफबीसी हैं, 2 मतलब सबसे बड़ी वाली एफबीसी, अलग अलग केस है, मान लो और टेस्ट परफॉर्म करवाएं उसमें 3.06 आ गया, अगला परफॉर्म करवाया उसमें आ गया हमारे पास में कितना 2.09 आ गया, तो ठीक है। अब इनमें से जो लार्जेस्ट वैल्यू है हमारी एक्सेप्टेबल टेस्ट में, जो लार्जेस्ट एफबीसी है, पहली हमारी कौन सी है 3.50 और सेकंड हमारी कौन सी है 3.60 लीटर। तो अब इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 3.50 मतलब 500 ml था, ये 3.600 ml, तो कितना डिफरेंस है दोनों में 100 ml का इसमें डिफरेंस है। तो 100 ml का डिफरेंस है, हमारे पास डिफरेंस कितना होना चाहिए 150 ml से कम होना चाहिए। तो ये कितना है 100 ml, जो कि 150 ml से कम है। इसका मतलब ये जो टेस्ट है हम इसको क्या कर लेंगे एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। ये एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया को और रिपीटेबिलिटी क्राइटेरिया को ये फुलफिल कर रहा है, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसी तरह हमारा अगली कंडीशन होती है द 2 लार्जेस्ट FEV1 फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड शुड बी विथिन 0.15 लीटर ऑफ ईच अदर। इसका मतलब क्या है, जो 2 लार्जेस्ट FEV1 है फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड, वो भी एक दूसरे के 0.15 लीटर मतलब 150 ml 150 ml के अंतर्गत आने चाहिए। जैसे अब इसमें मान लीजिए यही हमारे पास में क्या है, यही हमारे पास में हमने परफॉर्म किया टेस्ट और पहला हमारे पास FEV बनाया, मतलब उसने 1 सेकंड में कितनी सांस छोड़ी, तो उसने मान लीजिए हमारे पास में छोड़ दी कितनी 2.50 लीटर, ठीक है। 2.50 लीटर उसने हमारे पास में यहाँ पे एयर को
रिलीज किया, ठीक है। FEV1 पहली केस में कितना आया हमारे पास में, जब उसने पहली बार टेस्ट परफॉर्म किया तो 2.50 लीटर उसने FEV1 परफॉर्म किया, मतलब 2.50 लीटर उसका FEV1 आया। सेकंड केस में हमने देखा तो 2.01 लीटर आया। थर्ड केस में हमने जब FEV1 देखा तो कितना आया हमारा 2.60 लीटर, मतलब पहली बार टेस्ट परफॉर्म किया 2.50 लीटर उसका FEV1 आया। सेकंड बार टेस्ट परफॉर्म किया 2.01 लीटर आया। थर्ड बार परफॉर्म किया उसका कितना है 2.60 लीटर। अगली बार परफॉर्म किया 2.06, अगली बार परफॉर्म किया 1.09। अब थक गया ना भाई पेशेंट, कितना परेशान करोगे उसे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे क्या लिखा हुआ है कि दो FEV1 है, जो लार्जेस्ट FEV1 है। अब लार्जेस्ट कौन सी है, पहला 2.50 लीटर और सेकंड कौन सा है 2.60 लीटर। इन दोनों के बीच में 150 ml 150 ml से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये कितना है 2.5, मतलब ये 500 ml लिखा हुआ है इसमें, और लास्ट में इसमें कितना है 600 ml। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है अपना 100 ml, मतलब कितना है 150 ml से ये कम है। इसका मतलब क्या है, हम एक्सेप्ट कर सकते हैं दोनों टेस्टों को। देख रहे हो कितना कम वॉल्यूम का फर्क है, केवल 150 ml का। इसलिए हमें ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में। तो क्या लिखा हुआ है, टू लार्जेस्ट FEV1 शुड बी विथिन 0.15 लीटर ऑफ ईच अदर। दो जो लार्जेस्ट FEV1 है वो 0.15 लीटर के अंतर्गत हमारे आने चाहिए, मतलब 0.15 लीटर से ज़्यादा का डिफरेंस दोनों में, 150 ml से ज़्यादा का डिफरेंस दो लार्जेस्ट FEV1 टेस्टों में हमें नहीं होना चाहिए, तब हम इनको क्या मानेंगे, एक्सेप्टेबल मानेंगे। तो ये हमारे रिपीटेबिलिटी क्राइटेरिया था। पहला क्राइटेरिया था कि 3 टेस्ट हम परफॉर्म करवाएंगे मिनिमम जो एक्सेप्टेबल हो, 3 ऐसे टेस्ट जो एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, उन्हें हम सेव कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि जो लार्जेस्ट FVC हैं, जो लार्जेस्ट FBC हैं, उनके बीच में 0.15 लीटर से ज़्यादा का अंतर तो नहीं है। अगर ज़्यादा का अंतर होगा तो टेस्ट को हम डिस्कार्ड कर देंगे, और अगर ज़्यादा का अंतर नहीं है तो टेस्ट को हम एक्सेप्ट कर देंगे। उसी तरह अगर दो लार्जेस्ट FEV1 के बीच में 0.15 लीटर मतलब 150 ml 150 ml से ज़्यादा का फर्क होगा तो टेस्ट को हम एक्सेप्टेबल नहीं मानेंगे, अगर नहीं होगा तो टेस्ट को एक्सेप्टेबल मान लेंगे। तो ये हमारे थे एक्सेप्टेबिलिटी और रिपीटेबिलिटी क्राइटेरिया। सो आपको ये, आई थिंक कि आपको ये सारे क्राइटेरिया समझ आ गए होंगे। क्या पढ़ा हमने आज, एक्सेप्टेबिलिटी और रिपीटेबिलिटी क्राइटेरिया। एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि किन कंडीशंस में टेस्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा, और कुछ हम रिपीटेबिलिटी के बाद भी कुछ क्राइटेरिया चेक करते हैं जिनसे हमें पता लगता है कि टेस्ट एक्सेप्टेबल है या नहीं है। एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया फर्स्ट हमारे पास में होता है कि उसमें कोई आर्टिफैक्ट्स नहीं होने चाहिए, मतलब कोई ऐसी कंडीशंस नहीं होनी चाहिए जिनकी वजह से टेस्ट को डिस्कार्ड किया जा सके, जैसे कफ, ग्लोटिस क्लोजर, अर्ली टर्मिनेशन, हेसिटेशन, लीक्स, ऑब्स्ट्रक्टेड माउथ पीस और सब मैक्सिमल एफर्ट। सेकंड, एक्सपायरिटी टाइम कितना चेक करना है हमें, एक्सपायरिटी टाइम उसका 6 सेकंड से ज़्यादा होना चाहिए एडल्ट में, और 3 सेकंड से ज़्यादा होना चाहिए चिल्ड्रंस में, या फिर प्लेटियो आना चाहिए वॉल्यूम टाइम कर्व में। फिर आते हैं हमारे रिपीटेबिलिटी क्राइटेरिया। तो मिनिमम 3 एक्सेप्टेबल टेस्ट शुड बी डन। 3 ऐसे टेस्ट हमें परफॉर्म करना है, 3 ऐसे टेस्ट हमें परफॉर्म करना है जो एक्सेप्टेबल हो, मतलब 3 परफॉर्म नहीं करना है, परफॉर्म तो हम 8 तक कर सकते हैं वैसे, मतलब 3 हमारे पास ऐसे टेस्ट सेव होने चाहिए जो कि एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो। अगली कंडीशन हमारे पास में 2 लार्जेस्ट FBC फोर्स वाइटल कैपेसिटी के बीच में 0.15 लीटर से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, और 2 लार्जेस्ट फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड के बीच में हमारा 0.15 लीटर से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमारे जो टेस्ट हैं वो एक्सेप्टेबल हैं। इसके बाद में हम इन टेस्ट के बेसिस पर डायग्नोसिस बना सकते हैं, और बेसिकली यही वही चीज़ें हैं जिनके बेसिस पर आप एक प्रॉपर टेक्नीशियन बनते हो, वरना स्पायरोमेट्री तो कोई परफॉर्म करवा लेता है। अगर आपको ये क्राइटेरिया पता है तो यही आपको डिफरेंस देते हैं, वो आपको डिफरेंस हाँ मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बता रहा था कि यही जो क्राइटेरिया हैं यही आपको एक अनसर्टिफाइड बंदे से, या फिर एक ऐसा इंसान जिसको स्पायरोमेट्री के बारे में नॉलेज नहीं है और वो परफॉर्म करवा रहा है, उससे आपको अलग बनाते हैं, क्योंकि आपको ये क्राइटेरिया पता है। ये सारे क्राइटेरिया आपको पता होने चाहिए, और इन्हीं के बेसिस पर आपको एक टेस्ट क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, और आपको आगे फर्दर डायग्नोसिस के लिए पेशेंट को भेजना चाहिए। सो इन क्राइटेरिया के बारे में ध्यान रखिएगा, वरना स्पायरोमेट्री एक फूक मारने वाली जांच बनकर रह जाएगी आपके लिए भी, जिस तरीके से हमारे कंट्री में देखा जाता है उसको। सो एक्सेप्टेबिलिटी और रिपीटेबिलिटी क्राइटेरिया आप ध्यान रखिएगा, और अगर इसमें कोई डाउट होता है, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो रहा हो और कुछ क्राइटेरिया अगर छूट रहे हैं, हाँ 1-2 क्राइटेरिया अभी भी छूट गए हैं, उनको मैं नीचे लिस्ट में मेंशन कर दूंगा, वो थोड़े टफ हैं, उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसके लिए एक अलग डिफरेंट वीडियो बनाएंगे, वरना इस वीडियो का साइड बढ़ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कन्फ्यूजन के बारे में बता दीजिएगा मुझे, तो मैं ट्राई करूंगा कि वहाँ पे उसको क्लियर कर सकूं। और अगर कोई चीज़ अगर छूट रही है, आपको उसके बारे में नॉलेज है, तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा ताकि मेरा नॉलेज भी इंक्रीज हो।